Hello everybody. Today we'll be starting part 4 of our chapter Parties and Party System in India. So basically part 4 consists of bi-party, multi-party and coalition system, and this is the last part of this chapter. So let us hurriedly start with our part 4. Okay, so starting with bi-party system. Now basically what is bi-party system? You have done this in class 10th also. A system in a country where there are number of political parties but only two major political parties or two alliance. ठीक है, ओके, अंडरस्टैंड द डिफरेंस. यहाँ तो दो पॉलिटिकल पार्टीज, यहाँ अलायंस जहाँ पे पार्टीज साथ में जुड़ी होती है, कोलिशन फॉर्म किया होता है. दे डोमिनेट द पॉलिटिकल सीनरी ऑफ द कंट्री. पॉलिटिकल सीन ऑफ द कंट्री मीन्स पता होता है कि यहाँ तो ये पार्टी जीतेगी, यहाँ ये पार्टी जीतेगी, लोग वोट या इस पार्टी को करेंगे या इस पार्टी को करेंगे. सो आउट ऑफ बोथ ऑफ दिस टू पार्टीज वन विन्स एंड सेकेंड वन सिट्स इन ऑपोजिशन. अब ये चीज़ कॉन्स्टिट्यूशनली नहीं है कि वहाँ पे दो ही पार्टीज होंगी. इट इज़ बाय द सिस्टम ऐसा बन जाता है कि दो पार्टीज मेन रह जाती हैं और बाकी पार्टीज को भी रहना अलाउड होता है. एनीबडी कैन फॉर्म पॉलिटिकल पार्टी. देयर आर नंबर ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज इन द कंट्री बट दो के चांसेस होते हैं, इनमें से एक जीतेगी और एक स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन में बैठेगी. फाइन. और बाकी जो पार्टीज होती है दे बिकम लाइक उनकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं होती है. दे बिकम वेरी इनसिग्निफिकेंट. बहुत कम इम्पोर्टेंस होती है उनकी कंट्री में. फॉर एग्जाम्पल यूएस, यूनाइटेड स्टेट्स. अब यूनाइटेड स्टेट्स में पार्टीज तो बहुत सारी हैं बट जो दो मेन पार्टीज है वो है रिपब्लिकन पार्टी एंड डेमोक्रेटिक पार्टी. सो आपको पता है अभी रिसेंटली यूएस में प्रेसिडेंट पोस्ट के लिए इलेक्शंस होने वाले हैं. ओके, सो इन दोज इलेक्शंस either a candidate of Republican Party or Democratic Party will win. So you all are supposed to just watch the events. जैसे जैसे चीज़ें हो रही है, जैसे वहाँ कैंपेनिंग हो रही है, कौन जीतेगा, कौन हारेगा और क्या पॉलिसीज दे रहे हैं, तो यू शुड वॉच इट वेरी केयरफुली. बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस आपको पता होना चाहिए बिकॉज यू नो डोनाल्ड ट्रंप ही हैड वेरी स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस ऑन यूएस. तो आगे वो आएगा या नहीं आएगा, या उसकी पार्टी जीतेगी या दूसरी पार्टी जीत जाएगी. सो यू नीड टू ऑब्जर्व दोस इवेंट्स केयरफुली. तो अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो बेसिकली इंडिया में भी बाई पार्टी सिस्टम रह चुका है. एक तो 1977 टू 80 में, 1977 में इलेक्शंस हुए थे. ठीक है, तो उन 1977 के इलेक्शंस में बेसिकली क्या हुआ था कि जितनी भी अपोजिशन पार्टीज थी, यू नो वी हैव डन 1972 इलेक्शन जिसमें इंदिरा गांधी जोर शोर से जीती. 4th इलेक्शन थे, ये 5th इलेक्शन थे 1977 में. तो यहाँ पे और 1975 में आई हैव टोल्ड यू एमरजेंसी भी इम्पोज कर दी थी इंदिरा गांधी में, विच वॉज नॉट लाइक्ड बाय पीपल. लोगों को बहुत गंदा लगा था वो, और वो भी कितने लंबे टाइम के लिए. तो जितनी ऑपोजिशन पार्टीज थी दे ऑल केम टुगेदर और उन्होंने अपने आप को डिक्लेयर कर लिया जनता पार्टी. अब याद रखना, आई एम नॉट टॉकिंग जनता दल, बेसिकली इट इज जनता पार्टी. ठीक है, तो दे डिक्लेयर देमसेल्फ एज जनता पार्टी. तो वहाँ पे एक बाई पार्टी सिस्टम आया था कि यहाँ तो जनता पार्टी दैट इज सारी की सारी जो ऑपोजिशन इकट्ठी हुई है, यहाँ तो वो जीतेंगी, यहाँ जीतेगी कांग्रेस. ठीक है, पता था. और भी बहुत सारी पार्टीज थी जिन्होंने जनता पार्टी के साथ कोलिशन नहीं किया या कांग्रेस के साथ नहीं है, बट दे बिकम इनसिग्निफिकेंट. तो इनमें से ही था कि यार जनता पार्टी जीतेगी या कांग्रेस जीतेगी. तो 1977 दैट इज 5th जनरल इलेक्शन में जनता पार्टी ही जीती थी. कांग्रेस बुरी तरह से हारी थी उस टाइम पे बिकॉज पीपल दे लॉस्ट फेथ इन इंदिरा गांधी. शी बिकेम वेरी अनपॉपुलर लीडर जिसकी वजह से वो हारी, और इसी कारण जो ऑपोजिशन थे वो सारे इकट्ठे होके वो बहुत स्ट्रांग बन गए. यू नो एक पार्टी हमेशा कब जीतती है, जब ऑपोजिशन बटा होता है. ठीक है, क्योंकि वोट्स बट जाती हैं, इतनी सारी पार्टीज, लोग बट जाते हैं डिफरेंट पार्टीज में. अगर वही ऑपोजिशन स्ट्रांग हो जाए तो जो मेन पार्टी है उसको बहुत अच्छे से टक्कर दी जा सकती है, और यही हुआ 1977 के जनरल इलेक्शंस में. जनता पार्टी ने मतलब सारी ऑपोजिशन से इकट्ठी होकर बड़ी स्ट्रांग टक्कर दी कांग्रेस को. यू कैन सी ओवर हियर, जस्ट सी, ये सारे का सारा जो ग्रीन एरिया है ये जनता पार्टी का जीता हुआ है, और ये जो सारे का सारा येलो है दिस इज कांग्रेस. और बाकी एरियाज में यू सी different other parties are there या individual candidates are there.
फाइन। एक तो तब था हमारा बाई पार्टी सिस्टम, एक प्रेजेंटली अभी भी कहीं ना कहीं बाई पार्टी सिस्टम है। तो मैंने आपको यहाँ पे एक चीज़ बताई, यहाँ तो कोई दो पॉलिटिकल पार्टीज, यहाँ कोई दो अलायंस के जीतने के चांसेस होते हैं। तो अभी जो अलायंस है दैट इज एनडीए, एनडीए अलायंस है बीजेपी का, दैट इज नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। ये 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बनाया था और ये आज तक चल रहा है, ठीक है। और दूसरा है यूपीए, दैट इज यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस। ये वो अलायंस है जो कांग्रेस पार्टी का है, और जो कांग्रेस पार्टी जो डिफरेंट पार्टीज कांग्रेस के साथ जुड़ती हैं एंड दे फॉर्म यूपीए, और जो पार्टीज बीजेपी के साथ जुड़ती है दे फॉर्म एनडीए। तो हमें पता है यहाँ तो एनडीए जीतेगी, यहाँ यूपीए जीतेगी, यहाँ बीजेपी का कोलिशन जीतने वाला है, यहाँ कांग्रेस का कोलिशन जीतने वाला है। अब पार्टीज तो बहुत सारी हैं, बट जीतने के चांसेस इनमें से एक के हैं और एक स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन में बैठने वाला है। तो ये क्या हो जाता है, दिस बिकम्स आर बाई पार्टी सिस्टम। सो आई होप यू आर क्लियर विद बाई पार्टी की नंबर ऑफ पार्टीज आर देयर बट ओनली टू पार्टीज, जिनमें एक मेजॉरिटी ले जाती है वो बन जाती है गवर्निंग पार्टी, एक माइनॉरिटी में रह जाती है जो बन जाती है ऑपोजिशन पार्टी। ओनली दे हैव द चांसेस ऑफ विनिंग द इलेक्शंस। ओके, अब हमारा नेक्स्ट है मल्टी पार्टी सिस्टम। बेसिकली अगर हम इंडिया को बोलें तो इंडिया इज़ मोर ऑफ मल्टी पार्टी सिस्टम, ज़्यादा इंडिया मल्टी पार्टी सिस्टम है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनली इंडिया को मल्टी पार्टी सिस्टम डिक्लेयर किया हुआ है। बेसिकली जो पहले मैंने आपको बाई पार्टी का बताया ना, बाई पार्टी कॉन्स्टिट्यूशनली नहीं होती, बाई पार्टी पॉलिटिकली हो जाती है। अपने आप लोगों की सोच विचारधाराओं से दो गुट बन जाते हैं, दो ग्रुप्स बन जाते हैं और उनके बीच में कंपटीशन रह जाता है। बट मल्टी पार्टी है जैसे इंडिया में, इट इज कॉन्स्टिट्यूशनली अप्रूव्ड, फाइन। अब मल्टी पार्टी सिस्टम में क्या होता है, एक कंट्री में बहुत सारी मल्टीपल पार्टीज, अलग अलग पार्टीज होती हैं जो एक दूसरे के साथ compete करती हैं ऑन इक्वल टर्म्स। इसमें ये नहीं होता कि ये जीतेगा या ये हारेगा, उन मतलब एक दो पार्टीज के जीतने का चांस नहीं होता, उसमें कोई भी जीत सकता है और कोई भी हार सकता है। तो ये मल्टी पार्टी में जो रीजनल पार्टीज होती हैं, जिनको हम स्टेट पार्टीज बोलते हैं, दे प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन स्टेट बिकॉज दे हैव फॉर्म्ड गवर्नमेंट ऑल्सो इन देयर स्टेट्स। अपनी स्टेट्स में ये रीजनल पार्टीज ने गवर्नमेंट्स भी फॉर्म कर रखी होती हैं, तो इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, फाइन। और जो सेंटर के इलेक्शंस होते हैं, इवन इन दो सेंटर इलेक्शन, ये जो स्टेट पार्टीज है, रीजनल पार्टीज हैं, इवन ओवर देयर दे आर प्लेइंग वेरी इंपॉर्टेंट रोल बिकॉज जो नेशनल पार्टीज हैं दे डोंट गेट क्लियर मेजॉरिटी, उनको क्लियर मेजॉरिटी नहीं मिल पाती है, जिसकी वजह से दे हैव टू डिपेंड एंड दे नीड द सपोर्ट ऑफ रीजनल पार्टीज टू सस्टेन पावर। पावर में रहने के लिए उनको रीजनल पार्टीज की सपोर्ट लेनी ही पड़ती है। तो इसलिए ये रीजनल पार्टीज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है मल्टी पार्टी सिस्टम में। ओके, सो इन 1990s हमारे पास एक केस ऐसा आया था जिसमें गवर्नमेंट ने अपनी मेजॉरिटी लूज कर ली थी क्योंकि रीजनल पार्टी ने अपनी सपोर्ट निकाल ली थी। अब ये एग्जांपल मैं आपको बता रही हूँ, अटल बिहारी वाजपेयी जी का जब सेकंड टर्म थी, जब वो दूसरी बार जीते, तो दूसरी बार जब उनका 13th मंथ अभी चल रहा था उनके पावर का, तो जो जयललिता जी की पार्टी थी तमिलनाडु की AIADMK, जयललिता ने किसी कारणवश अपना सपोर्ट अटल बिहारी की गवर्नमेंट से निकाल लिया, क्योंकि अटल बिहारी की गवर्नमेंट कौन सी जीती थी, एनडीए में किसका सपोर्ट था, AIADMK। तो जब वो सपोर्ट ही निकल गया तो गवर्नमेंट माइनॉरिटी में आ गई, तो इसका मतलब गवर्नमेंट गिर गई और नए इलेक्शन होंगे। तो जयललिता ने अपना सपोर्ट ले लिया था जिससे गवर्नमेंट ही गिर गई थी, ठीक है। तो यू जस्ट सी कि कितना इम्पोर्टेंट है रीजनल पार्टीज का रोल। यही रीजनल पार्टी थी AIADMK जिसने अटल बिहारी की गवर्नमेंट को जिताया, और उसके बाद यही पार्टी थी, जस्ट अ रीजनल पार्टी, एक एरिया की पार्टी है, जस्ट अ स्टेट पार्टी, जिसने गवर्नमेंट को फॉल करने पे मजबूर कर दिया। ओके, सो दिस रीजनल पार्टीज दे आर नॉट ओनली इम्पॉर्टेंट इन देयर स्टेट, दे आर इम्पॉर्टेंट एट द सेंट्रल लेवल ऑल्सो। सेंट्रल गवर्नमेंट में भी इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, फाइन। अगर अब किसी कंट्री में सिंगल पार्टी सिस्टम नहीं है तो डेफिनेटली क्लियर है, यहाँ पे मल्टी पार्टी सिस्टम होगा, यहाँ बाई पार्टी सिस्टम होगा। और ये चीज़ किस पे डिपेंड होगी, ये डिपेंड होगी कंट्री में कितनी डाइवर्सिटी है, कितना डाइवर्सिटी ऑफ ओपिनियंस है।
डाइवर्सिटी इन लैंग्वेज, रिलीजन, कास्ट, इन सब चीज़ों में भी और ओपिनियंस में भी, लोगों की सोच में भी कितना फ़र्क है। तो अगर तो बहुत डाइवर्सिटी है, बहुत डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, देन दैट कंट्री इज़ डेफिनेटली हैविंग मल्टी पार्टी सिस्टम, क्योंकि जितने अलग अलग डाइवर्स ग्रुप होंगे वो अपनी अलग अलग मल्टी पार्टीज, अपनी अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज बनाएंगे। अलग अलग सोच होगी तो अलग अलग सोच वाले लोग भी अपनी अलग अलग पार्टीज बनाने की कोशिश करेंगे। बट इफ अ कंट्री हैज पोलराइजेशन, दैट इज, पोलराइजेशन का मतलब है कि कंट्री के लोगों का जो विचारधारा है, जो उनकी सोच है, सिर्फ दो गुटों में बटी हुई है, दो ग्रुप्स में बटी हुई है। जैसे यहाँ बीजेपी, यहाँ कांग्रेस, ठीक है। जैसे यूएसए में यहाँ रिपब्लिकन पार्टी, यहाँ डेमोक्रेटिक पार्टी, मतलब डाइवर्सिटी नहीं है। तो उस केस में बाई पार्टी सिस्टम ही निकल के आता है, बाई पार्टी सिस्टम ही होता है। फाइन। बट इफ यू आर नॉट विद इन दोज टू ग्रुप, आप दो ग्रुप्स का हिस्सा नहीं हो, आप तीसरा ग्रुप प्रेफर कर रहे हो और आपके साथ और भी बड़ी दुनिया है जो तीसरी पॉलिटिकल पार्टी को लाइक कर रही है, डेफिनेटली द कंट्री बिकम्स मल्टी पार्टी सिस्टम। तो इससे हम क्या कंक्लूड करते हैं कि जितनी ज़्यादा डाइवर्सिटी उतनी ही मल्टी पार्टीज होती हैं। मोर डाइवर्सिटी मोर इज द मल्टी पार्टी सिस्टम। ओके, नाउ आफ्टर 1990s लॉट मैनी पार्टीज दे केम अप। आपको पता है कि 1990s के बाद बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज इंडिया में आई, बहुत सारी नई नई पार्टीज बनी, क्योंकि लोगों के ओपिनियंस अलग थे, लोगों के इश्यूज अलग थे। सो 1990s के बाद से वी पीपल आर हेडिंग we people are heading more towards the multi-party system, क्योंकि every state is having 3 or 4 state parties और इतनी सारी state parties हैं। then we have this 8 national parties, majority नहीं मिल पाती है तो coalition में उनको आना पड़ता है, अपनी गवर्नमेंट बनानी पड़ती है। तो that is why after 1990s, अगर ये क्वेश्चन आता है कब से हम मल्टी पार्टी सिस्टम बन रहे हैं, it is after 1990s we are moving towards multi party system, जिससे जो कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह होते हैं वो भी बहुत कम हो जाते हैं। ओके, सो नेक्स्ट इज कोलिशन सिस्टम। नाउ यू नो इन केस ऑफ मल्टी पार्टी सिस्टम क्या होता है कि नो सिंगल पार्टी गेट्स अ क्लियर मेजॉरिटी, नहीं मिल पाती है। तो जब फिर गवर्नमेंट फॉर्म होती है, वो कैसे फॉर्म होती है? दैट गवर्नमेंट इज फॉर्म्ड बाय द कोलिशन, कोलिशन से गवर्नमेंट फॉर्म की जाती है। ओके, अब ये कोलिशन क्या होता है? बहुत सारी पार्टीज दे गेट टुगेदर, वेयर 2 और मोर मीन्स 2 भी हो सकती है, 2 से ज़्यादा भी हो सकती है। दे कम टुगेदर एंड दे फॉर्म द गवर्नमेंट, क्योंकि नो सिंगल पार्टी इज एबल टू गेट मेजॉरिटी ऑन इट्स ओन। किसी की कोई भी पॉलिटिकल पार्टी को खुद से मेजॉरिटी नहीं मिलती है, इसलिए। ओके, सो कोलिशन पार्टी के कुछ फीचर्स होते हैं, जो स्पेसिफिक फीचर्स हैं। पहला, सबसे पहली बात तो ये कोलिशन में बेसिकली जो कोलिशन में पार्टीज आती हैं, दे हैव टू कीप देयर आइडियोलॉजीज असाइड। उनको अपनी जो आइडियोलॉजीज हैं वो साइड पे रखनी पड़ती हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो उनकी आइडियोलॉजी के अगेंस्ट जा सकती हैं। क्योंकि आपको पता है हर पार्टी अलग है, हर पार्टी की अलग आइडियोलॉजी है, जिसके बेसिस पे उन्होंने यू कैन से कि दे हैव कम टुगेदर। अगर वो आइडियोलॉजीज के बारे में सोचते रहेंगे तो वो कभी इकट्ठा काम नहीं कर पाएंगे। सो दे हैव टू कीप देयर आइडियोलॉजीज आउट ऑफ इट। नाउ यू जस्ट सी दिस कार्टून, ये 1989 के इलेक्शंस का कार्टून है। ये 1971 जब इंदिरा गांधी बहुत जोर शोर से जीती थी मिड टर्म इलेक्शन, ये 1999 ये अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कोलिशन बनाया था, एनडीए गवर्नमेंट फॉर्म हुई थी एंड ही वन। सो दिस इज बेसिकली रिगार्डिंग 1989 इलेक्शंस। यहाँ पे क्या हुआ था कि वीपी सिंह की गवर्नमेंट बनी थी, ये है वीपी सिंह। तो वीपी सिंह का जो कोलिशन था, दैट कोलिशन वाज कॉल्ड नेशनल फ्रंट, ठीक है। तो इस कोलिशन को जीतने के लिए अभी और मेजॉरिटी चाहिए थी, दे वर स्टिल इन माइनॉरिटी, तो दे नीड सपोर्ट, इनको अभी और सपोर्ट चाहिए थी। तो वो सपोर्ट किसने दी? दैट सपोर्ट वाज गिवन बाय CPIM, जिसके ज्योति बासु, ही वॉज द लीडर ऑफ CPIM वेस्ट बंगाल से। एंड सेकंड लाल किशन अडवाणी, ये तो आप जानते ही होंगे, बीजेपी के हेड थे उस टाइम। तो इन्होंने सपोर्ट दी एंड ultimately he got the majority with their support and he formed the गवर्नमेंट। अब इन दोनों ने क्यों सपोर्ट दी?
क्योंकि ये सारे के सारे चाहते थे दैट कांग्रेस शुड रिमेन आउट ऑफ पावर। इन दोनों की डिफरेंट आइडियोलॉजीज है। मैं आपको ये आइडियोलॉजीज का एग्जांपल दे रही हूँ कि जब आप कोलिशन फॉर्म करते हो तो आइडियोलॉजीज को साइड पे रखना पड़ता है। ओके, तो यहाँ पे आइडियोलॉजीज भूल के ये सारे सबने इनको सपोर्ट दी ताकि कांग्रेस पावर में ना आ सके। सो दिस वाज द कोलिशन विच वाज फॉर्म्ड इन 1989 अंडर वीपी सिंह गवर्नमेंट। ओके, देन सेकेंड इसका फीचर क्या होता है कि कॉमन मिनिमम प्रोग्राम एक होता है। ऑल द कोलिशन, फॉर एग्जांपल 6 पार्टीज हैं, वो इकट्ठे आ गए कोलिशन में और उन्होंने अपनी गवर्नमेंट फॉर्म कर ली है या करनी है, या इलेक्शन से पहले वो लोग इकट्ठे हो गए कि हम इकट्ठा लड़ेंगे। तो इसके लिए दे मेक द पॉइंट्स जो होते हैं कॉमन मिनिमम प्रोग्राम, वो पॉइंट्स ऐसे लिखेंगे जो एवरी पार्टी जो कोलिशन में आई है, 6 पार्टीज थी ना, 6 की 6 पार्टीज उन सारे के सारे पॉइंट्स के लिए अगर एग्री होती हैं कि हाँ ये पॉइंट्स ठीक है और गवर्नमेंट इस तरीके से हम लोग रन करेंगे। सो ये कॉमन मिनिमम प्रोग्राम आपस में, फॉर एग्जाम्पल जस्ट टेक योर एग्जाम्पल, आप 4 दोस्त हो, आप लोग यू वांट टू गो फॉर एनी ट्रिप, तो उस ट्रिप में जाने के लिए आप लोग आपस में प्लानिंग करते हो कि हाँ एक ये रूल है, एक ये रूल है, एक ये रूल है, एंड देन यू गो ऑन अकॉर्डिंगली। सेम इज द केस विद कोलिशन। अगर 4, 5, 6 पार्टीज इकट्ठी हो रही हैं तो उनको एक मिनिमम रूल्स अपने वो बनाएंगे जिसके लिए हर पार्टी को एग्री होना पड़ेगा। ओके, so India has bi-party system also. India has this coalition party system also, or you can say multi-party system also. Like see, they have given example. We have seen political situation where Telugu Desam Party, ठीक है, supported BJP led NDA. अब 1999 में तेलुगु देसाम पार्टी ने भी एनडीए को, दैट इज बीजेपी को सपोर्ट किया था। CPIM ने कांग्रेस को सपोर्ट किया विदाउट फॉर्मली ज्वाइनिंग द गवर्नमेंट, मतलब गवर्नमेंट का हिस्सा नहीं वो बने, वो कुछ भी उन्होंने उसमें से मिनिस्ट्री नहीं ली, बट अपनी सपोर्ट देके उन्होंने पार्टीज को जिताया। सो दिस इज व्हाट हैपन्स इन कोलिशन। या तो आप इस शर्त में जाते हो कि मुझे ये मिनिस्ट्री चाहिए, या आप एक कोई भी अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस पे यू जस्ट बिकेम द पार्ट ऑफ द कोलिशन। So let us now do the dominant features of India's party system कि इंडिया की पार्टी सिस्टम का मेन फीचर क्या है। So basically I have told you India has multi party system। ज़्यादा तो इंडिया का मल्टी पार्टी सिस्टम है because now we have number of parties who are at sector level and very important parties are in different states also। बट ये जो कंटेम्प्रेरी पार्टी सिस्टम है इंडिया का, मॉडर्न पार्टी सिस्टम है, इसमें हमने क्या देखा कि बाई पार्टी सिस्टम भी आया, ठीक है, जहाँ पे बोथ द पार्टीज दैट इज बीजेपी एंड कांग्रेस दे आर एट पोल्स, एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल, एंड दे आर ट्राइंग टू फाइट अगेंस्ट ईच अदर एट द सेंटर लेवल एंड एट द स्टेट लेवल। ओके, देन सेकेंड वन इज पॉलिटिकल पार्टीज आर कॉम्पिटिटिव। पॉलिटिकल पार्टीज है जो इंडिया की, वो अच्छी खासी, उनमें बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग कंपटीशन है। नाउ यू नो आर्टिकल 356 का यूज पहले बहुत ज्यादा होता था जब कांग्रेस की डोमिनेंस थी। आर्टिकल 356 यू रिमेंबर कि किसी भी स्टेट में इमरजेंसी इम्पोज कर देना, स्टेट मीन्स डिफरेंट स्टेट्स में, जैसे केरला में इम्पोज कर दी थी सीपीआई की गवर्नमेंट आने के बाद। तो आर्टिकल 356 तब बहुत यूज होता था, बट अब नहीं बहुत यूज होता। रीजन क्या है? क्योंकि अब सेंटर और स्टेट्स के जो रिलेशंस है वो थोड़े अच्छे हो गए हैं। अच्छे किस लिए हुए हैं? क्योंकि सेंटर पे जो पॉलिटिकल पार्टीज गवर्नमेंट फॉर्म करती हैं उनको स्टेट गवर्नमेंट्स की सपोर्ट चाहिए होती है। इसलिए अगर वो किसी स्टेट में इमरजेंसी इम्पोज कर देंगे या 356 आर्टिकल लगा देंगे तो हो सकता है फ्यूचर में उनको उसी जो स्टेट है उसकी पॉलिटिकल पार्टी की सपोर्ट की जरूरत पड़ जाए, तो वो पंगा लेना ही क्यों। ओके, सो ड्यू टू दिस थिंग the parties the center and the state government they are together now, इकट्ठे मिलजुल के रहते हैं, अच्छे रिलेशंस बने हुए हैं। पहले की तरह नहीं है कि अगर पूरे सेंटर में कांग्रेस की गवर्नमेंट है तो किसी स्टेट में किसी और की गवर्नमेंट आ गई तो इस केस में कांग्रेस वहां पे 356 आर्टिकल लगा देगी, ऐसा नहीं है। ओके, then regional political parties they have come to play a vital role. This is what I have explained you right now कि regional parties का बाई पार्टी सिस्टम में बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रॉन्ग रोल है, क्योंकि इन्हीं की हेल्प से सेंटर में गवर्नमेंट फॉर्म होती है, बिकॉज दे आर नॉट एबल टू गेट द क्लियर मेजॉरिटी। देन नेक्स्ट वन इज इलेक्शन इज नॉट फॉट
among parties but the coalition of parties। आज के टाइम में हम ये नहीं कह सकते कि जो इलेक्शन है वो पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में लड़े जाते हैं, बल्कि जो इलेक्शंस हैं वो लड़े जाते हैं कोलिशंस के बीच में, एनडीए यूपीए। ये बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट है इंडियन पॉलिटिक्स का। अगर फॉर एग्जांपल इफ वी से कि अगर हम प्रेसिडेंट का यहाँ पे रेफरेंस लें, ठीक है, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को क्लियर मेजॉरिटी अगर नहीं मिल पाती है, फाइन, और उसने कोई भी पार्टी ने कोलिशन भी अभी इतना डिक्लेयर नहीं किया है, तो इस केस में क्या होगा कि जो पार्टीज ने अपने आप को कोलिशन डिक्लेयर किया था बिफोर इलेक्शन, फॉर एग्जाम्पल 4 पार्टीज ने इलेक्शन से पहले ही कह दिया था कि हम लोग कोलिशन में हैं और हम जीतेंगे तो ये मतलब हम चारों मिलके गवर्नमेंट बनाएंगे। तो जिन्होंने इलेक्शन से पहले कोलिशन शो कर दिया होता है उसको प्रेसिडेंट पहले इनवाइट करता है अगर किसी भी पार्टी को क्लियर मेजॉरिटी नहीं मिलती है, एंड दे आर बिकॉज ऑफ देयर कोलिशन दे आर गेटिंग मेजॉरिटी, तो उनको प्रेसिडेंट पहले इनवाइट करते हैं फॉर फॉर्मिंग द गवर्नमेंट। ओके, सो गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए बिकॉज ऑफ नो क्लियर मेजॉरिटी फॉर्मिंग ऑफ कोलिशन इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट टू बिफोर द इलेक्शंस। देन नेक्स्ट वन इज इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम में पॉलिटिकल पार्टीज में आपने देखा होगा व्हेन कैंपेनिंग इज गोइंग ऑन एट दैट टाइम a very catchy slogan is taken by different political parties। अब जब हमने 1971 के इलेक्शन का मैंने आपको बताया इंदिरा गांधी जीती, तो उनका क्या स्लोगन था, गरीबी हटाओ, ठीक है। तो ऐसे ही दे टेक वेरी कैची स्लोगन्स। उसके बाद 1980s में इंदिरा इज इंडिया ये स्लोगन लिया गया था कांग्रेस की तरफ से, ऑल्दो ये हार गई थी। एंड देन राजीव गांधी की गवर्नमेंट में आया था टेकिंग इनटू 21st सेंचुरी। फिर 1999 में बीजेपी ने स्लोगन लिया था शाइनिंग इंडिया, इंडिया शाइनिंग। देन कांग्रेस ने 2004 में लिया फील गुड, एंड देन 2009 में लिया आम आदमी। सो इस तरह के स्लोगन ले लिए जाते हैं। आपको पता है पॉलिसीज तो मोर और लेस सबकी सेम होती है, तो ऐसे स्लोगन्स ले लिए जाते हैं जिससे ये लगता है कि पार्टी आफ्टर विनिंग द इलेक्शन ये पर्टिकुलर काम करने वाली है। जैसे गरीबी हटाओ कि मतलब साफ समझ आता था इंदिरा गांधी गरीबों के लिए काम करने वाली है। देन बीजेपी शाइनिंग, इंडिया शाइनिंग, ठीक है, तो इंडिया शाइनिंग मीन्स इंडिया को मॉडर्नाइज करने वाली है। तो इस तरह के कैची स्लोगन्स बहुत अच्छे से यूज किए जाते हैं इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम में। Then next one, parties now look for short-term electoral gains rather than building lasting social coalition। अब जो आपको पता है coalitions बनते हैं पॉलिटिकल पार्टीज के, they are very short term। वो ऐसा नहीं है कि कोलिशन जो बन रहे हैं वो डायरेक्ट ही मतलब दे आर फॉर होल लाइफ या 10 साल तक वही कोलिशन चलता रहेगा। वो सिर्फ एक टर्म के लिए होते हैं, एक इलेक्शन के लिए होते हैं, ठीक है। और वो कोलिशन बनाते हैं जहां उन्हें लगता है हमारी नीड्स नहीं सेटिस्फाई हो रही है, हम नहीं सेटिस्फाई हो रही है, कोई रूल एक दूसरे को नहीं पसंद आते। द पार्टीज दे डू नॉट हेजिटेट इन ब्रेकिंग द कोलिशन। सो कोलिशंस दे आर नॉट परमानेंट, दे आर टेम्परेरी, एंड पार्टीज दे डू नॉट हेजिटेट इन ब्रेकिंग कोलिशन। अब एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल देती हूँ, अभी के जो इलेक्शंस हुए थे, ठीक है, महाराष्ट्र में आपको पता है बीजेपी और शिवसेना ने कोलिशन बनाया था कि ये दोनों, और इलेक्शन से पहले ही कि ये दोनों मिलके गवर्नमेंट फॉर्म करेंगे। बट इलेक्शन हुए, एक दूसरे की इनको बात नहीं पसंद आई या एक दूसरे के साथ नहीं बन पाई या क्या हुआ, ये कोलिशन ब्रेक हो गया और बदले में बीजेपी की गवर्नमेंट रह गई और शिवसेना विद द हेल्प ऑफ अदर रीजनल पार्टी अपनी मेजॉरिटी शो करके शिवसेना ने वहाँ पे गवर्नमेंट फॉर्म कर ली। Okay, so coalitions they are very short term depending upon the need of the party, they are not long term in Indian politics. So these are the features of India's party system. I hope the chapter is clear to each one of you. Okay, so we have not got any material from CBSE side regarding this chapter that what we are supposed to cover it, but we have tried to cover up different topics so that you are able to write down in the exam. So with this I finish up with this video. Thank you so much.